आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट मार्च 2024 का जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनडीपीएस केस में फंसे हुए हैं। साथियों, एनडीपीएस एक्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका काम है कि आप मामले में गवाहों के जो बयान है उनके आधार पर कमियां निकालने का प्रयास करें। एनडीपीएस एक्ट में जो कंप्लायंस बताया गया, चाहे 42 का हो, 43 का हो, 50 का हो, 55 का हो, 53 का हो, 57 का हो, तो उनके कंप्लायंस का अगर आपको कहीं ऐसा मौका मिलता है कि उन्होंने गलती किया है, वो आपको केवल चार्जशीट पढ़ने से और गवाहों के बयान से ही पता चल सकता है। तो उनको कोर्ट के समक्ष जरूर रखें, तभी आपको एनडीपीएस एक्ट के मामले में सफलता मिल सकती है। अदरवाइज आप केवल गवाहों के बयान पे भरोसा करेंगे, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कराएंगे, उनकी कमियों को कोर्ट के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे, फाइनल आर्गूमेंट के समय आप कोर्ट को नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी कमियां हैं मामले में, तो आपको असफलता हाथ लग सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और आप समझिए कि कैसी कैसी गलतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया इस मामले में। इस मामले में जो गलतियां, सामान्यतः ऐसी गलतियां हमने कई सारे मामले में देखी हैं, और अगर आप कोर्ट को बता पाते हैं फाइनल आर्गूमेंट के समय तो कोर्ट इस पर ध्यान देती है और कई बार आरोपी बरी हो सकता है। तो साथियों, इसका जो पहला पॉइंट था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला था 80 किलो गांजा का था। मामले में जो आरोपी था उसको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया था। उसके बाद अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, मतलब कि अपील डिसअलाउ कर दिया। फर्दर मैटर को कहाँ फॉरवर्ड किया गया? सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई और वहाँ पे आरोपियों को सफलता मिली। जबकि इस मामले में जो गलतियाँ थी, ढेर सारी गलतियाँ पाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। तो आप भी इसमें जो गलतियां हैं आप अपने मामले में देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलतियां आपके मामले में हैं, तो निश्चित रूप से आप भी इस जजमेंट को अपने सेशन कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि इन मामलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है, तो इस मामले में भी आरोपी को बरी किया जाए। तो साथियों, जो पहला पॉइंट था वो ये था कि इस मामले में जो आईओ है, आईओ कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो मामले की जाँच करता है। उसने कहा कि इस मामले में हमने जब मौके से गांजा पकड़ा तो उस समय हमने 3 सैंपल निकाले। 3 सैंपल में से 2 सैंपल हमने खुद रख लिए और 1 सैंपल हमने आरोपी को दे दिया। वहीं एक जब दूसरा गवाह बयान देने आया प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3, तो उसने कहा कि मौके से 3 सैंपल निकाले गए थे और तीनों सैंपल जो थे वो मालखाना में जमा कर दिए गए थे। ये एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन कहलाएगा, एक गंभीर चूक कहलाएगी प्रोसिक्यूशन की, पुलिस की, कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये पहली गलती हुई। दूसरी गलती थी साथियों, इस मामले में पुलिस वालों के अलावा 2 पंच साक्षी बनाए गए थे। पंच साक्षी कौन होते हैं साथियों? जैसे पुलिस वाले कहीं पे जब रेड डालने जाते हैं तो अपनी टीम लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जहाँ पे मौके पे सीजिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मौके पे जब्ती कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास के लोगों को गवाह बनाएं और उनकी गवाही कोर्ट में प्रस्तुत करें। अब इस मामले में क्या हुआ? गवाह तो बनाया लेकिन कोर्ट में उनकी गवाही नहीं कराई। तो इससे क्या होता है? इससे एडवर्स इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि साथियों, इससे मामले में आप एक प्रकार से कमी पैदा कर सकते हैं कि अगर वास्तव में इस मामले में अगर पंच साक्षी थे तो उनको कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि इसकी वजह ये हो सकता है कि पंच साक्षी सही बोल दे और मामला पुलिस का झूठा हो जाए, तो आपको ऐसी दलील कोर्ट में देना होगा। तीसरा पॉइंट था साथियों कि माल जो मादक पदार्थ जो जब्त हुआ था, कॉन्ट्राबैंड, वो सेफ कस्टडी में नहीं था। सेफ कस्टडी में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? साथियों, क्या होता है कि जब भी कोई मादक पदार्थ जब्त होता है किसी भी जगह से, तो उसकी जब्ती के समय ही उसको सील पैक किया जाता है, उस पर आरोपियों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, चिट लगाई जाती है जहाँ पे पैक किया जाता है वहीं पे, और उसमें थाने की सील लगाई जाती है या फिर जो भी अधिकारी कर रहा है उसकी। उसके बाद उस मादक पदार्थ को जब मालखाना में जमा किया जाता है, तो मालखाना में जमा करने से पहले वो जब स्टेशन में जाएगा तो स्टेशन मास्टर उस पर अपनी सील लगाएगा, जो स्टेशन इंचार्ज अपनी सील लगाएगा। उसके बाद उसको मालखाना रजिस्टर में एंट्री किया जाता है कि कौन कौन सा माल है, कितनी कितनी क्वांटिटी का है और ये कितने तारीख को कितने बजे जमा किया जा रहा है। ऐसा जो रजिस्टर था वो पेश किया जाता है कोर्ट में। तो अगर आपके मामले में मालखाना का रजिस्टर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है तो ये अपने आप में कमी होती है। इसका मतलब है कि मामला झूठा है।
आपने वास्तव में जब जब्ती बताई है उस समय आपने जब्ती किया ही नहीं है। आपने जो माल जब्त किया उसको मालखाना में जमा ही नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने माल को मालखाना में जमा नहीं किया मतलब आपने माल था जो कॉन्ट्राबैंड था उसको आपने कहीं भी रख दिया होगा। फिर तो आप उसको टैंपर कर सकते हैं, फिर तो आप चिट को निकाल करके कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। तो कैसे माना जाएगा कि मामला जो माल था वो सेफ कस्टडी में था? तो ये भी एक कहानी में डाउट पैदा हुआ। अगला पॉइंट था कि साथियों, जब इस प्रकार की एक कमी आपको मिल जाती है तो इसके आधार पर एक दूसरी कमी भी आपको मिल सकती है कि जो व्यक्ति एफएसएल के लिए जैसे सैंपल रखे गए मालखाना में या फिर कहीं भी रखेंगे, वहाँ से जो व्यक्ति उस सैंपल को लेकर के जो लेबोरेटरी है वहाँ जाता है, वहाँ जमा करता है, तो उसकी भी कोर्ट में गवाही कराना जरूरी होता है। अगर आपने उसकी गवाही नहीं कराई तो मतलब मामले में आपने भी एक कमी पैदा कर दिया है। बहुत सारे मामले में हमने देखा है कि उसकी गवाही नहीं कराई जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सीआरपीसी के 293 में ये प्रोविजन है कि जो केमिकल रिपोर्ट होती है अपने आप में एडमिसिबल होती है, लेकिन अगर सैंपलिंग पे डाउट हो और आपने जैसे यहाँ पे लिख के भेजा है कि जो सैंपल भेजे गए हैं वो सैंपल प्लास्टिक पाउच में भेजे गए हैं और वहाँ पे जो मिले हैं तो सैंपल एनवेलप में मिले हैं, तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो एफएसएल रिपोर्ट लेके जो एफएसएल के लिए सैंपल लेके जा रहा है उसको एग्जामिन कराना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज वो जो रिपोर्ट है उसमें आप डाउट पैदा कर सकते हैं। तो एक कमी इसमें ये थी साथियों। इसके अलावा साथियों, इस मामले में जैसा हमने आपको बताया कि सैंपल जो था वो मौके से ही निकाल लिया गया था, ना कि कोर्ट से निकाला गया था, जबकि 52A का जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जो सैंपलिंग है वो कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। इस मामले में ये कमी थी। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये तो ऐसा मामला है जिसमें कि ढेर सारी कमियां प्रोसिक्यूशन ने किया है, इसलिए मामले में जो आरोपी था आरोपीगण को तत्काल बरी कर दिया गया और ये इसमें जो भी उनके ऊपर जो चार्ज वगैरह लगाए गए थे उससे उनको मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मुकदमा कुछ इस प्रकार से है तो सबसे पहला काम है कि आप चार्जशीट को पढ़ करके उसमें आप गवाहों से वो सवाल करें जिसके आधार पे आपको ये चीज़ निकल करके आए कि यहाँ पे गवाह है, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस, उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ किया है, खासकर जब्ती को लेकर के। दूसरी बात ये है कि गवाहों के बयान में अगर आपको मटेरियल कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, गंभीर त्रुटि देखने को मिलता है, कोई गवाह कुछ बयान दे रहा है, कोई गवाह कुछ बयान दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उन चीज़ों को इकट्ठा करके जब आपका फाइनल आर्गूमेंट हो तब आप जज को ज़रूर बताएं कि देखिए इन पॉइंट्स पे ऐसी ऐसी कमियां हैं और इन सेक्शंस का वायलेशन है और इनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। तो इसके आधार पे सेशन कोर्ट के लिए आसान होता है कि वो आरोपी को बरी कर सके जहाँ पे कि आरोपी निर्दोष होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेटेस्ट जजमेंट को आपने देखा, समझा और इसके आधार पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद।